प्रीवियस एपिसोड में हमने कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी, जिनके बाद कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। तो बिना ज्यादा समय गवाए आइए सीधे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दृश्य की शुरुआत अंतरिक्ष की गहराइयों से पृथ्वी के एक शानदार दृश्य के साथ होती है। तभी तैरते हुए मलबे से घिरा एक विशाल अंधकारमय एस्टेरॉयड दिखाई देता है, जो तेजी से नीले ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। उधर पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित एक रिसर्च स्टेशन के अंदर 3 शोधकर्ता अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उनमें से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अपना भारी टेलीस्कोप समायोजित करता है और उसमें ध्यान से देखते हुए माइक्रोफोन के माध्यम से चिंतित स्वर में कहता है, ये क्या है? अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट स्टेशन पर एक एस्ट्रोनॉट अपने पूरे स्पेस सूट में मौजूद होता है। वो लगातार संपर्क में रहते हुए कहता है, अब हम डॉकिंग प्रोसीजर में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी ओर से उसका साथी तुरंत जवाब देता है, रॉजर दैट। जैसे ही वे प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉट की नजर अचानक अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में चमकती हुई एक विशाल चट्टान पर पड़ती है। आने वाले मीटियोर की तीव्र रोशनी सीधे उसके हेलमेट के वाइजर पर प्रतिबिंबित होती है, जिसे देखकर वो आश्चर्य और भय से स्तब्ध रह जाता है। वहीं पृथ्वी पर एक कंट्रोल सेंटर के व्यस्त हेडक्वार्टर्स में दर्जनों कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर तेजी से काम कर रहे होते हैं। मुख्य डिजिटल मैपिंग स्क्रीन्स पर एक लाल ट्रेजेक्टरी लाइन दिखाई देती है, जो एस्टेरॉयड के मार्ग में हुए अचानक और बड़े बदलाव को दर्शा रही होती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक अधिकारी ऊंची आवाज में आदेश देता है, टोरिनो स्केल को 8 से बढ़ाकर 9 कर दो। इस भयावह स्थिति के कारण तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग आयोजित की जाती है। एक औपचारिक बोर्डरूम में कई उच्च अधिकारी एक बड़े अंडाकार मेज के चारों ओर बैठे होते हैं। सामने मौजूद डिजिटल मैप लक्ष्य क्षेत्र पर जूम करता है और दिखाता है कि एस्टेरॉयड का नया मार्ग डी सिटी और ई सिटी को पार करते हुए सीधे जेड सिटी की ओर जा रहा है। सिटी स्थित हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के मीटिंग रूम में एक अधिकारी गंभीर स्वर में कहता है, इसकी ऑर्बिट अचानक बदल गई है। दूसरा अधिकारी शांत लेकिन गंभीर आवाज में उत्तर देता है, मैं समझ गया। ऐसे में हमें भी अपनी तरफ से हर संभव उपाय के बारे में सोचना होगा। इसी दौरान एक शांत अपार्टमेंट के अंदर साइबोर्ग हीरो जीनोस फोन पर किसी की बात ध्यान से सुन रहा होता है। कुछ क्षण बाद वो जवाब देता है, क्या मुझे अभी आना चाहिए? मैं समझ गया। कॉल समाप्त करने के बाद वो लिविंग रूम में पहुंचता है, जहां उसका मास्टर साइटमा फर्श पर आराम से लेटा हुआ होता है। उसके चारों ओर मंगा बुक्स बिखरी हुई होती है और वो पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देता है। जीनोस उसकी ओर देखकर कहता है, मास्टर, किसी कारण से मुझे हीरो एसोसिएशन ने बुलाया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। साइटमा बिना ऊपर देखे आलस से अपना हाथ हिलाता है और मजाकिया अंदाज में जवाब देता है, ओह, शायद तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हो। हाँ। इसके बाद जीनोस अपार्टमेंट से बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर आ जाता है। वो रुककर ऊपर चमकते नीले आसमान की ओर देखता है। बादलों के बीच से आने वाले मीटियोर की एक तेज चमकदार किरण पहले ही दिखाई देने लगी होती है, जो आसन्न खतरे का संकेत दे रही होती है। दृश्य की शुरुआत सिटी जेड के एक विस्तृत दृश्य से होती है, जहां ऊंची ऊंची इमारतों के बीच स्थित हीरो एसोसिएशन ब्रांच की विशाल और गहरे रंग की इमारत दिखाई जाती है। इसके बाद दृश्य इमारत के अंदर मौजूद भव्य लॉबी में पहुंचता है। चमकदार कांच की छत के नीचे साइबोर्ग हीरो जीनोस एक बड़ा सूटकेस लेकर अंदर प्रवेश करता है। वो चमकदार चेकर्ड फ्लोर पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आते हैं। वो शांत स्वभाव से अपना परिचय देते हैं। जीनोस तुरंत उन्हें पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये सिल्वर फैंग यानी एस क्लास रैंक 3 हीरो बैंग है। उन्हें देखकर जीनोस मन ही मन सोचता है कि ये व्यक्ति वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। जीनोस बताता है कि उसे हीरो एसोसिएशन ने यहाँ बुलाया है। इस पर बैंग उसे बताते हैं
कि एसोसिएशन का पूरा स्टाफ पहले ही हेडक्वार्टर्स जा चुका है और ये ब्रांच अब पूरी तरह खाली पड़ी है। वो आगे कहते हैं कि उनके और जीनोस के अलावा अभी तक कोई भी एस क्लास हीरो इस बुलावे का जवाब देने नहीं आया है। ये सुनकर जीनोस कारण पूछता है। बैंग जवाब देते हैं कि कुछ हीरोज शायद बहुत दूर होंगे, कुछ किसी और मिशन में व्यस्त होंगे, जबकि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी मुसीबतों से दूर रहते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह के इमरजेंसी समन्स अक्सर ऐसे संकटों के लिए होते हैं जिन्हें संभालना लगभग असंभव होता है। इसके बाद बैंक का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो बताते हैं कि इस बार मामला डिजास्टर लेवल ड्रैगन का है। एक विशाल मीटियोर अचानक अपना रास्ता बदल चुका है और अब सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य सीधे सिटी जेड है। बैंक गंभीर स्वर में कहते हैं कि केवल 5 मिनट के भीतर उसका इम्पैक्ट पूरे सिटी जेड को पूरी तरह नष्ट कर देगा। हीरो एसोसिएशन को उम्मीद है कि आसपास मौजूद एस क्लास हीरोज किसी तरह इस संकट को रोक लेंगे, लेकिन बैंक स्वीकार करते हैं कि इस बार स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। वह जीनोस को सलाह देते हैं कि यदि उसके कोई प्रियजन है तो उन्हें लेकर जितना दूर हो सके निकल जाए। जीनोस तुरंत पूछता है कि क्या नागरिकों को इसकी सूचना दे दी गई है। बैंक बताते हैं कि 30 मिनट पहले इवैक्यूएशन वार्निंग जारी की जानी थी, लेकिन मीटियोर के अचानक रास्ता बदलने से पूरी व्यवस्था में अफरा तफरी मच गई है। उसी समय शहर की सड़कों पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट गूंजने लगता है। घोषणा में लोगों से तुरंत शहर खाली करने की अपील की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि ड्रैगन लेवल थ्रेट वाला ये विशाल मीटियोर केवल 21 मिनट में सिटी जेड से टकराने वाला है और पूरे शहर को नष्ट कर देगा। सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। लोग घबराकर भाग रहे हैं, वाहन जाम में फंसे हुए हैं और कई नागरिकों को ये एहसास होने लगा है कि अब शायद बच निकलना संभव नहीं है। दृश्य फिर एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचता है। जीनोस नीचे फैली अव्यवस्था को देखता है और महसूस करता है कि बहुत से लोगों ने अब जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दी है। वो मन ही मन सोचता है कि मीटियोर का इम्पैक्ट केवल सिटी जेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के शहरों और कस्बों को भी तबाह कर देगा। जीनो समझ जाता है कि अब भागने का कोई अर्थ नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ वो अपने नए प्रोटोटाइप वेपन का उपयोग करने का फैसला करता है। वो अपना सूटकेस खोलता है और आर्म्स मोड सक्रिय कर देता है। तुरंत कई मैकेनिकल कंपोनेंट्स बाहर निकलते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं। वे सिटी जेड के ऊपर मंडराते हुए सीधे जीनोस की ओर आते हैं और उसकी दोनों भुजाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ शक्तिशाली साइबरनेटिक गॉन्टलेट्स में बदल जाते हैं, जिनमें तीव्र ऊर्जा और बिजली की चमक दौड़ने लगती है। जीनोस मजबूती से छत पर उतरता है और निश्चय करता है कि वह अपने इंसिनरेशन कैनन्स की पूरी शक्ति का उपयोग करके मीटियोर को रोकने की कोशिश करेगा। उसे याद आता है कि उसका मास्टर साइटमा भी इसी शहर में रहता है। यही कारण है कि वो भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। तभी अचानक आसमान से एक और आकृति नीचे उतरती है। वो भारी धमाके के साथ पास की छत पर उतरती है। जीनोस तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लेता है। ये बोफोई है, जो एक विशाल और भारी आर्मोर्ड रोबोटिक सूट के अंदर मौजूद है। बोफोई जीनोस को देखते हुए पूछता है, तो तुम भी इस मीटियोर को रोकने आए हो? जीनोस हाँ में जवाब देता है और बोफोई को पहचानते हुए बताता है कि वो एस क्लास रैंक 7 हीरो मेटल नाइट है, जो अपनी अत्यधिक विनाशकारी हथियार तकनीक के लिए जाना जाता है और कोलैटरल डैमेज की परवाह नहीं करता। जीनोस उससे अनुरोध करता है कि वे दोनों मिलकर अपनी ताकत जोड़े और मीटियोर को रोकने की कोशिश करें, लेकिन बोफोई बिना किसी हिचकिचाहट के साफ इनकार कर देता है। जीनोस हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्यों? इस पर बोफोई बताता है कि वह यहाँ केवल अपनी नई वेपन टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने आया है। मीटियोर के भाग्य या शहर के भविष्य में उसकी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। ये जवाब सुनकर जीनोस पूरी तरह स्तब्ध और क्रोधित हो जाता है। वह बोफोई को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि मीटियोर पृथ्वी से टकरा गया तो वहां मौजूद सभी लोग
यहाँ तक कि बोफोई भी उसके विनाश से नहीं बच पाएंगे। अगले ही पल जीनोस इमारतों के ऊपर से तेजी से छलांग लगाता है, हवा में कलाबाजी खाते हुए दूसरी छत पर उतरता है, जहां युवा साइबोर्ग हीरो जीनोस विशाल और भारी हथियारों से लैस मेटल नाइट के रोबोट को गंभीरता से देख रहा होता है। तभी मेटल नाइट की यांत्रिक आवाज गूंजती है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे मरने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जीनोस जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो केवल एक रिमोटली कंट्रोल्ड रोबोट है। इसके बाद वो जीनोस को सुधारते हुए कहता है कि उसका नाम बोफोई नहीं बल्कि मेटल नाइट है और किसी हीरो को उसके हीरो नेम से बुलाना सामान्य शिष्टाचार है। आसमान की ओर देखते हुए मेटल नाइट कहता है कि अब बातचीत के लिए समय नहीं बचा है। वहां पहुंचकर वो अपनी यांत्रिक हथेली में चमकदार पीली ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसकी नजरें लगातार उस विशाल जलते हुए मीटियोर पर टिकी रहती है, जो तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा होता है। उधर मेटल नाइट का रोबोट अपने शक्तिशाली थ्रस्टर्स सक्रिय करता है और सीधे आसमान में उड़ जाता है। वो मीटियोर की ओर एक के बाद एक विनाशकारी मिसाइल्स दागता है। कुछ ही क्षणों में आसमान आग और धुएं के विशाल विस्फोट से भर जाता है, लेकिन जब धुआं छंटता है तब मीटियोर बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देता है। ये देखकर जीनोस हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि मेटल नाइट की जबरदस्त मारक शक्ति भी उस मीटियोर पर कोई असर नहीं डाल सकी। एक पल के लिए वो सोचने लगता है कि शायद उसकी अपनी शक्ति भी बेकार साबित होगी। जैसे जैसे विशाल अग्निपिंड धरती के करीब आता जाता है, उसकी गर्मी और दबाव पूरे शहर को झकझोरने लगते हैं। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से बचने के लिए जीनोस अपना चेहरा ढक लेता है और स्थिति की भयावहता को महसूस करता है। तभी उसके पीछे मार्शल आर्ट्स मास्टर बैंग शांत भाव से प्रकट होते हैं। वो जीनोस को शांत रहने की सलाह देते हुए कहते हैं कि उसके मन में गहरा असंतोष और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बैंग समझाते हैं कि इतनी कम उम्र में असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आखिरी क्षण तक जो सही लगे वही करना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। परिणाम जो भी होगा वही होना तय है। बैंग की बात सुनकर जीनोस सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक उनके पीछे साइटमा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई विशेष भाव नहीं होता। बैंग की बातों से प्रेरित होकर जीनोस एक नया निर्णय लेता है। वो अपनी पोशाक का हिस्सा फाड़कर अपने यांत्रिक शरीर को उजागर करता है। इसके बाद वो अपने सीने से चमकता हुआ एनर्जी कोर निकालता है और उसे अपने हाथ की संरचना में स्थापित कर देता है। दृढ़ स्वर में वो कहता है कि यदि अंतिम परिणाम बदला नहीं जा सकता तो कम से कम उसे अपनी पूरी शक्ति इस एक क्षण में लगा देनी चाहिए। फिर वो बैंग को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहता है। अगले ही पल जीनोस जोरदार गर्जना के साथ अपने कोर से एक विशाल पीली ऊर्जा किरण आसमान की ओर छोड़ देता है। ये विनाशकारी बीम सीधे मीटियोर के केंद्र की ओर बढ़ती है। अपनी सीमाओं से कहीं अधिक शक्ति का उपयोग करते हुए जीनोस दर्द से चीख उठता है। उसके चारों ओर नीली बिजली बेकाबू होकर चमकने लगती है। ये दृश्य देखकर बैंग आश्चर्य से कह उठते हैं कि क्या जीनोस सचमुच मीटियोर को पीछे धकेल रहा है। ये सुनकर जीनोस उम्मीद भरी नजर से पूछता है कि क्या ये सच है, लेकिन बैंग तुरंत अपनी बात वापस लेते हुए स्वीकार करते हैं कि वो केवल उनका भ्रम था। झूठी उम्मीद मिलने पर जीनोस झुंझला जाता है। उसकी बीम लगातार संघर्ष करती रहती है, लेकिन मीटियोर का विशाल आकार उसके प्रयासों को दबा देता है। जीनोस सोचने लगता है कि शायद यही छत उसकी कब्र बनने वाली है। आखिरकार उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, बीम बुझ जाती है और जीनोस घुटनों के बल टूटे हुए कंक्रीट पर गिर पड़ता है। उसका शरीर धुएं से भर चुका होता है और वो पूरी तरह थक चुका होता है। इम्पैक्ट में केवल 9 सेकंड बाकी रहते हैं। कमजोर आवाज में वो बैंग से वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन बैंग केवल मुस्कुरा देते हैं। तभी साइटमा आगे बढ़ता है। अपनी पीली पोशाक और सफेद लहराती केप के साथ वो शांत स्वर में कहता है कि अब बाकी काम वो संभालेगा।
ये सुनकर बैंग हैरान होकर पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। साइटमा हमेशा की तरह साधारण अंदाज में जवाब देता है कि वो बस एक ऐसा आदमी है जो शौक से हीरो बना हुआ है। जीनोस अपने मास्टर को देखकर भावुक हो उठता है। अगले ही क्षण साइटमा अविश्वसनीय गति से आसमान की ओर उछलता है और सीधे जलते हुए मीटियोर की तरफ बढ़ जाता है। वो अपना मुक्का पीछे खींचता है और जोर से चिल्लाते हुए मीटियोर को अपने शहर पर गिरने से मना करता है। फिर केवल एक पंच मारता है। उस एक पंच के साथ ही पूरा मीटियोर नीली और सफेद चमक से भरे विशाल शॉकवेव में बिखर जाता है। छत पर खड़े बैंग अपनी आंखों को ढक लेते हैं। वो इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन उनकी हैरानी जल्द ही चिंता में बदल जाती है, क्योंकि टूटे हुए मीटियोर के टुकड़े अब जलते हुए छोटे मीटियोर्स की बारिश बनकर पूरे शहर पर गिरने लगते हैं। जगह जगह विस्फोट होने लगते हैं, छत भी टूटने लगती है। जीनोस कहता है कि सब कुछ ढह रहा है। बैंग तुरंत उसे पकड़ते हैं और सुरक्षित स्थान की ओर छलांग लगा देते हैं। वो देखते हैं कि विनाश की लहर पूरे शहर में फैल रही है। कुछ देर बाद साइटमा आसमान से नीचे उतरकर सड़क पर मजबूती से खड़ा हो जाता है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है। उसके सामने जलते हुए खंडहर और तबाही का दृश्य फैला होता है। फिर भी उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं होता और इसी अराजकता और विनाश के बीच ये दृश्य समाप्त हो जाता है। दृश्य एक धूप भरे दिन के साथ शुरू होता है। नीले आसमान में सफेद बादल तैर रहे होते हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है 3 days later। इसके बाद कैमरा धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, जहां टूटी हुई इमारतें और मलबे के बीच फंसी हुई गाड़ियां दिखाई देती है। साफ पता चलता है कि मीटियोर की घटना के निशान अभी भी पूरे शहर में मौजूद है। इसी दौरान एक टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट देता हुआ दिखाई देता है। वो बताता है कि जेड सिटी से टकराए विशाल मीटियोर के टुकड़ों ने पूरे शहर में गहरे घाव छोड़ दिए हैं और कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये समाचार जीनोस अपने घर में बैठकर देख रहा होता है। खबर सुनते हुए वो कहता है कि उस समय हीरो एसोसिएशन को उसकी जगह मास्टर से मदद मांगनी चाहिए थी। वो आगे कहता है कि अगर मास्टर और मेटल नाइट साथ मिलकर काम करते तो शायद नुकसान को और भी कम किया जा सकता था। फर्श पर लेटे हुए साइटमा आराम से कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। वो जीनोस की ओर देखकर कहते हैं कि मेटल नाइट एक स्वार्थी आदमी था और उसे इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। साइटमा का मानना है कि उन्होंने नुकसान को जितना संभव था उतना कम कर दिया, क्योंकि आखिरकार किसी की जान नहीं गई। जीनोस उनकी बात से सहमत हो जाता है। वो सोचता है कि मास्टर के केवल एक पंच ने मीटियोर की गति को इतनी बुरी तरह कमजोर कर दिया था कि उसका पूरा प्रभाव बदल गया। सामान्य परिस्थितियों में वो टक्कर पूरे इलाके को उड़ा देती। उसके अनुसार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जीनोस मन ही मन मानता है कि मास्टर एक सच्चे हीरो हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि उसे ये भी पता होता है कि समाज का एक हिस्सा अब जेड सिटी की तबाही के लिए साइटमा को ही दोषी ठहरा रहा है और उन्हें खलनायक की तरह पेश कर रहा है। जीनो सोचता है कि ये बात मास्टर को न बताना ही बेहतर होगा। अचानक साइटमा कॉमिक बुक से नजर उठाकर पूछते हैं कि क्या उनकी रैंकिंग बढ़ी है। जीनोस जवाब देता है कि हाँ, रैंकिंग में बदलाव हुआ है। वो बताता है कि उसकी रैंक एस क्लास 17 से बढ़कर 16 हो गई है, जबकि मेटल नाइट की रैंक एस क्लास 7 से बढ़कर 6 हो गई है। इसके बाद वो साइटमा की ओर देखकर बताता है कि उनकी रैंक सी क्लास 342 से सीधे सी क्लास रैंक 5 तक पहुंच गई है। ये सुनते ही साइटमा पूरी तरह चौंक जाते हैं। वो अविश्वास से चिल्लाकर पूछते हैं कि उनकी रैंक इतनी ऊपर कैसे पहुंच गई। जीनोस हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, आखिर ये ड्रैगन लेवल थ्रेट था। वो समझाता है कि अगर शहर को बिल्कुल भी नुकसान न हुआ होता तो शायद मास्टर सीधे एस क्लास रैंक 5 तक पहुंच जाते। जीनोस आगे बताता है कि केवल मीटियोर को नष्ट करने का काम ही इतना बड़ा था कि उसके आधार पर साइटमा आसानी से अ क्लास के योग्य थे। लेकिन
हीरो एसोसिएशन ने शायद ज्यादा श्रेय मेटल नाइट और उसे दे दिया। कुछ देर बाद साइटमा बताते हैं कि न्यूज में अक्सर टाइगर, डीमन और ड्रैगन जैसे डिजास्टर लेवल्स का जिक्र होता है। वो पूछते हैं कि क्या इनका वास्तव में कोई मतलब भी है। जीनोस तुरंत इस सिस्टम को समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि टाइगर लेवल थ्रेट का मतलब है बड़ी संख्या में लोगों की जान को खतरा होना। डीमन लेवल थ्रेट किसी पूरे शहर की गतिविधियों को रोक सकता है या उसे नष्ट कर सकता है। ड्रैगन लेवल थ्रेट कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जबकि गॉड लेवल थ्रेट पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता है। साइटमा एक पैम्फलेट उठाकर इन सभी लेवल्स की जानकारी देखने लगते हैं। जीनोस आगे कहता है कि सामान्य तौर पर हीरोज इन्हीं रेटिंग्स के आधार पर तय करते हैं कि किसी मिशन में जाना है या नहीं, लेकिन उसके अनुसार ये नियम मास्टर पर लागू नहीं होता। साइटमा सहमति में कहते हैं कि अगर हीरो ही भाग जाएगा तो लड़ने के लिए बचेगा कौन। ये बात सुनकर जीनोस गहराई से प्रभावित हो जाता है। वो तुरंत उठकर अपना नोटबुक निकालता है और तेजी से साइटमा की बात लिखने लगता है। साइटमा उसे हैरानी से देखते हुए पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। जीनोस पूरी गंभीरता से जवाब देता है कि वो मास्टर के शब्द लिख रहा है। साइटमा कुछ क्षण उसे देखते रहते हैं। तभी साइटमा अपनी पीली हीरो सूट पहनकर और लाल ग्लव्स ठीक करते हुए अचानक कहते हैं, मैं थोड़ी सैर पर जा रहा हूं। ये सुनते ही जीनोस तुरंत सिर उठाता है और खड़ा होकर उत्साह से पूछता है, मास्टर, क्या आप बाहर जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे भी साथ चलने दीजिए। साइटमा रुकते हैं, हल्का सा पीछे मुड़कर देखते हैं और लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, तुम मत आना। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसका सारा क्रेडिट फिर से तुम्हें ही मिल जाएगा। इतना कहकर वो अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। वही जीनोस थोड़ा निराश होकर दोबारा मेज के सामने बैठ जाता है और चुपचाप सामने देखने लगता है। इसके बाद दृश्य शहर की सड़कों पर पहुंचता है। मीटियों की तबाही के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे होते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, इमारतें ढही हुई हैं और लोग अपने सामान के डिब्बे उठाकर मलबे के बीच से गुजर रहे हैं। साइटमा धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए चारों ओर का दृश्य देखते हैं और कहते हैं, वाह, ये जगह तो सच में बुरी तरह बर्बाद हो गई है। चलते चलते उनकी नजर एक क्षतिग्रस्त इमारत पर पड़ती है, जिसके ऊपर लगा लाल साइन बोर्ड लगभग टूट चुका होता है। उसे देखकर वो कहते हैं, अरे, जिस सुपरमार्केट में मैं अक्सर जाता था वो भी टूट गई। फिर उनकी नजर पास खड़ी एक दूसरी इमारत पर जाती है जो लगभग सही सलामत बची हुई होती है। साइटमा हल्की झुंझलाहट के साथ कहते हैं, लेकिन जिस परेशान करने वाले मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाला था उसका अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है। TCH। अचानक पास में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजती है। ऊपर से एक घमंडी आवाज सुनाई देती है, हे। साइटमा पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां टैंक टॉप टाइगर खड़ा दिखाई देता है, जिसने पीले रंग की टाइगर प्रिंट वेस्ट और उसी तरह की पैंट्स पहन रखी होती है। वो गुस्से से साइटमा को घूरते हुए कहता है, तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो। साइटमा खाली चेहरे के साथ उसकी ओर देखते हैं और पूछते हैं, ओह, तुम आखिर हो कौन? ये सुनकर टैंक टॉप टाइगर और भड़क जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं टैंक टॉप टाइगर हूं। ऐसा मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। इसके बाद वो मलबे की ओर मुड़कर जोर से आवाज लगाता है, बिग ब्रदर। अगले ही पल एक और भारी धमाका होता है। मलबे के ऊपर एक और विशालकाय बेहद ताकतवर आदमी आकर उतरता है। टैंक टॉप टाइगर उत्साह से कहता है, बिग ब्रदर। नया व्यक्ति अपनी बाहें मोड़कर खड़ा हो जाता है। उसने गहरे रंग का टैंक टॉप और नीली जीन्स पहन रखी होती है। मुस्कुराते हुए वो खुद का परिचय देता है, देखो, टैंक टॉप ब्लैक होल आ चुका है। फिर वो उंगली से साइटमा की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य भरे स्वर में चिल्लाता है, क्या तुम वही फ्रॉड हो जिसने S क्लास हीरोज की मेहनत का फायदा उठाकर अपनी रैंक बढ़ा ली? साइटमा पूरी तरह उलझन में दिखाई देते हैं। वो सीधे पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? टैंक टॉप टाइगर तुरंत बीच में बोल पड़ता है,
कोई आदमी इतनी जल्दी रैंक 5 तक पहुंच ही नहीं सकता। इसमें जरूर कोई घोटाला है। साइटमा अब भी बिल्कुल शांत रहते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? टैंक टॉप टाइगर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, क्या चाहते हैं? साफ है, हम तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटेंगे कि तुम दोबारा कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। तभी टैंक टॉप ब्लैक होल अपने छोटे भाई को रोकता है और उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, रुको छोटे भाई, ऐसे आदमी को सिर्फ मारने से कुछ नहीं होगा। इसे इससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद वो साइटमा की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, सुनो सब लोग, इधर देखो, यही वो आदमी है जिसने इस पूरे शहर को बर्बाद किया है। साइटमा बिना किसी भाव के उसकी ओर देखते रहते हैं। उधर टैंक टॉप टाइगर मन ही मन मुस्कुराता है। उसे पता है कि इस शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी तबाही का दोष किसी पर डालना चाहते हैं। टैंक टॉप ब्लैक होल नाटक जारी रखते हुए और भी ऊंची आवाज में चिल्लाता है, अविश्वसनीय, कितना भयानक इंसान है ये। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बेघर हो चुके नागरिक साइटमा को संदेह और हैरानी से देखने लगते हैं। टैंक टॉप ब्लैक होल लगातार लोगों को भड़काते हुए कहता है, चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? तुम लोगों को बचाने का श्रेय ले रहे हो और आराम से घूम रहे हो। तुम्हारी नाकामी की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपने घर खो दिए। वो बिना रुके आगे बोलता रहता है, अगर तुम्हें असफल ही होना था तो शुरुआत से दखल नहीं देना चाहिए था। दूसरे हीरोज इस स्थिति को कहीं बेहतर संभाल सकते थे। ये पूरी तबाही तुम्हारी वजह से हुई है और फिर भी तुम खुद को हीरो कहते हो। दूसरी तरफ जेनोस चुपचाप इंटरनेट पर चल रही आलोचनाएं पढ़ रहा होता है। ऑनलाइन फोरम्स में लोग लगातार एक लो रैंक हीरो को शहर की तबाही का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। लोगों की ये प्रतिक्रिया देखकर जेनोस निराश हो जाता है और खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी समय एक पास की छत पर खड़े बैंग भी ये पूरा दृश्य देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि उस दिन सैतामा ने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, लेकिन वह ये भी समझते हैं कि दुनिया हमेशा सच्चे हेरोइज्म की कद्र नहीं करती। सैतामा की ताकत और उसके जज्बे का सम्मान करने के बावजूद बैंग मन ही मन सोचते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियों में हीरो बने रहना वास्तव में सही है। तभी हालात अचानक और बिगड़ जाते हैं। टैंक टॉप ब्लैक होल सड़क पर छलांग लगाकर उतरता है और झूठा आरोप लगाता है कि सैतामा अब निर्दोष लोगों पर हमला करने वाला है। उसके साथ टैंक टॉप टाइगर भी आगे बढ़ता है और दोनों मिलकर सैतामा को खुली चुनौती दे देते हैं। हालांकि उनकी ये बहादुरी केवल कुछ ही पल टिक पाती है। अगले ही क्षण टैंक टॉप टाइगर हवा में उड़ता हुआ दूर मलबे के ढेर में जा गिरता है। टैंक टॉप ब्लैक होल भी सैतामा पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कलाई सैतामा की पकड़ में फंस जाती है। अभी कुछ सेकंड पहले तक घमंड से भरा हुआ हीरो अब दर्द से चीखने लगता है। घबराकर वो तुरंत कबूल कर लेता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। यही पहली बार सैतामा के चेहरे पर असली गुस्सा दिखाई देता है। हवा में लहराती अपनी केप के साथ वो जोर से घोषणा करता है कि हाँ, मीटियोर को उसी ने नष्ट किया था। अगर किसी को शिकायत करनी है तो जाकर उस मीटियोर से करे। वो साफ शब्दों में कहता है कि उसने कभी हीरो बनने का फैसला लोगों की तारीफ, सम्मान या पहचान पाने के लिए नहीं किया था। वो हीरो सिर्फ इसलिए बना क्योंकि वो खुद ऐसा बनना चाहता था। सैतामा की ये बात सुनते ही पूरी भीड़ अचानक खामोश हो जाती है। इसी दौरान जेनोस अपने मास्टर के पास आता है और सुझाव देता है कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। धीरे धीरे शाम होने लगती है और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे बर्बाद शहर पर फैल जाती है। इसके बाद दोनों साथ साथ सड़क पर चलने लगते हैं। पीछे जमीन पर पड़ा टैंक टॉप ब्लैक होल अब भी बड़बड़ा रहा होता है, जबकि जेनोस अपने मास्टर के लिए सम्मान से भर जाता है। वो एक बार फिर महसूस करता है कि सैतामा उससे मिले किसी भी हीरो से कहीं महान है।
लेकिन हमेशा की तरह सैतामा उसकी तारीफ को हल्के में लेकर टाल देता है। शाम के नारंगी आसमान के नीचे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें जाते हुए देखते देखते जेनोस मन ही मन एक संकल्प लेता है। दुनिया चाहे उसके मास्टर के बारे में कुछ भी सोचे, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। और इसी के साथ दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहते हैं। एपिसोड समाप्त होने के बाद स्क्रीन एक अंधेरी और तूफानी रात का दृश्य दिखाती है। घने बादल तेजी से आसमान में दौड़ रहे होते हैं और बीच बीच में उनके हटने पर विशाल समुद्र के ऊपर चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। नीचे समुद्र की लहरें अंधेरे में लगातार उठती गिरती रहती हैं। तभी कुछ लोगों की बातचीत सुनाई देने लगती है। एक आवाज कहती है कि इन दिनों एक बेहद शक्तिशाली सी क्लास हीरो की काफी चर्चा हो रही है। तुरंत दूसरी आवाज इस बात पर सवाल उठाती है। इसके बाद कोई उस हीरो की अफवाह का जिक्र करता है जिसने कथित तौर पर एक मीटियोर को नष्ट कर दिया था। एक महिला उस कहानी को पूरी तरह झूठ बताकर खारिज कर देती है। वही एक दूसरा आदमी कहता है कि शायद वो हीरो सिर्फ कमजोर दुश्मनों को हराकर खुद को महान साबित करने की कोशिश करता है। तभी एक भारी और गंभीर आवाज पूरी चर्चा को बीच में रोक देती है। वो कहती है कि वास्तव में कोई भी हीरो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। इन संदेह भरी बातों के बीच दृश्य धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगता है। कैमरा पानी की सतह को पार करके एक अंधेरी और रहस्यमयी गहराई में पहुंच जाता है। चारों ओर केवल काला अंधकार दिखाई देता है, लेकिन अचानक उस अंधेरे के भीतर अनगिनत चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगती हैं। वे आंखें चुपचाप अंधकार से बाहर झांक रही होती हैं, मानो समुद्र की गहराइयों में कोई भयानक खतरा छिपा हुआ हो। इसके बाद स्क्रीन अगले एपिसोड के प्रीव्यू में बदल जाती है। गहरे रंग की बैकग्राउंड पर हल्की हरी और पीली रोशनी की धारियां दिखाई देती है। तभी एक भारी आवाज अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम बोफोई है, जिसे लोग मेटल नाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो अगले एपिसोड का शीर्षक घोषित करता है, द डीप सी किंग। ये नाम सुनते ही नैरेटर उत्सुकता से सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन होगा जिसके नाम में ही इतनी भयावह शक्ति महसूस होती है। यही सवाल दर्शकों के मन में छोड़ते हुए स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ जाती है और इसी के साथ प्रीव्यू भी समाप्त हो जाता है।